हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है डार्क रिएक्शन। सबसे पहले समझते हैं कि डार्क रिएक्शन को और किस किस नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो और किस किस नाम से जानते हैं। इस चीज को जानने के लिए आवश्यकता रहती है, चाहे वो कंपटीशन हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो। सबसे पहले जान लीजिए, जो डार्क रिएक्शन होता है उसको हम लोग जो है बायोसिंथेसिस फेज के नाम से भी जानते हैं, या इसे केमिकल डार्क रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, या इसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, या इसे ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, या इसको फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल के नाम से अर्थात पीसीआर साइकिल के नाम से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि इसको जो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्यों कहते हैं। सबसे पहले हमारी जो यहाँ पर है कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्यों कहते हैं या केमिकल डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना रहता है कि केमिकल डार्क रिएक्शन, चूंकि ये जो है अप्रकाशीय भाग में होता है, यानी कि प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है, यानी इस पूरी प्रक्रिया में क्या होगा, जो लाइट होगा वो लाइट एब्सेंट होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये हमेशा एब्सेंट ही रहेगा, हालांकि ये जो होता है ये प्रकाश की उपस्थिति में भी हो सकता है। ये पूरी प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में भी हो सकता है और ये प्रकाश की अनुपस्थिति में भी होता है। तो इसको चूंकि लाइट एब्सेंट होता है, इसीलिए इसको जो है ये एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जो अप्रकाशीय अवस्था में होती है, इसीलिए इसको जो है केमिकल डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा, इसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में भी हो सकता है और अनुपस्थिति में भी होता है, अतः इसे हम लोग जो है प्रकाश जो यहाँ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। ब्लैकमैन रिएक्शन क्यों कहते हैं ये बात करते हैं। तो इसकी जो खोज है, अगर हम बात करें डिस्कवर्ड बाय, इसकी खोज की बात किया जाए तो इसकी खोज जो है ब्लैकमैन नामक एक वैज्ञानिक ने किया, इसीलिए इसको जो है ब्लैकमैन ने खोजा, इसलिए इसको हम लोग जो है ब्लैकमैन्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। या इसके जो फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो है इस पूरी प्रक्रिया में CO2 का रिडक्शन होता है। क्या होता है, जो CO2 होता है उस CO2 का रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, इसीलिए इसको जो है हम लोग फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल अर्थात पीसीआर साइकिल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रक्रिया डार्क रिएक्शन होती कहां पर है। जैसे अभी लाइट रिएक्शन इसके पिछले पार्ट्स में हम लोग पढ़े थे, जो लाइट रिएक्शन होती है जो हरित लवक है, से क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में हमने बताया था कि दो पार्ट इसमें बताए थे, दो भाग, दो नाम बताए थे। एक बताए थे ग्रेनम और दूसरा था जो है स्ट्रोमा। जो ग्रेनम होता है जो थाइलेक्वाइड से मिलकर के बना होता है, स्टॉक ऑफ थाइलेक्वाइड इज नोन एज ग्रेनम। ग्रेनम में जो है लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन जो पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। और स्ट्रोमा वाले भाग में जो है डार्क रिएक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे आज, ये प्रक्रिया यहां पर होती है। तो ये यहां पर जो है डार्क रिएक्शन पढ़ना है, अर्थात यहां पर हम लोग को जो है स्ट्रोमा वाले भाग में, जो हरित लवक का स्ट्रोमा भाग होता है, जो एक मैट्रिक्स जिसको कह सकते हैं, उस स्ट्रोमा वाले भाग में इस कार्बन रिडक्शन से संबंधित एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और उस एंजाइम की उपस्थिति में ही जो वहां पर ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज का जो है उस ग्लूकोज के द्वारा और CO2 के अपचयन के द्वारा वहां पर जो है शुगर का निर्माण यहाँ पर होता है। कि जो CO2 है उस CO2 का अपचयन होता है, उससे शुगर का निर्माण होता है। तो इसलिए इसको हम लोग बायोसिंथेसिस फेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी समस्त जीवों के जो ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, उस कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है, अतः इसे हम लोग बायोसिंथेसिस फेज भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि जो प्लांट्स होता है, हायर प्लांट्स होते हैं, उस हायर प्लांट्स में किस किस प्रकार से डार्क रिएक्शन की प्रक्रिया होती है। अगर डार्क रिएक्शन की बात किया जाए तो पौधों में 3 प्रकार से होता है डार्क रिएक्शन। 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है C3 साइकिल। इस C3 साइकिल को हम लोग जो है केल्विन बेंसन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है C4 साइकिल, जिसे हम लोग हैच एंड स्लैग साइकिल के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है यहां पर कैंट साइकिल, जिसे कहते हैं
ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। देखिए इसको समझेंगे सबसे पहले कि जो ये तीन है, तीन प्रकार से होता है। एक किसी किसी पौधों में C3 ऐसे जो प्लांट जिसमें C3 साइकिल होता है उसको हम C3 प्लांट्स कहते हैं, जिसमें C4 होता है और यूजुअली डाइकॉट होते हैं। C4 प्लांट्स जिसमें जो है C4 साइकिल होता है, पहला प्रोडक्ट जो है वो 4 कार्बन वाला यौगिक होगा। और इसके अलावा कुछ पौधों में कैम साइकिल पाया जाता है, इसको लोग ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज हम लोग जो है वो केल्विन बेंसन साइकिल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक है वो है केल्विन बेंसन साइकिल। तो स्टार्ट करते हैं केल्विन बेंसन साइकिल। देखिए केल्विन बेंसन साइकिल है, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का जो रहेगा वो केल्विन बेंसन साइकिल, जिससे हम लोग C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया केल्विन बेंसन साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल। इसे हम लोग C3 साइकिल के नाम से जानते हैं। क्यों C3 साइकिल के नाम से जानते हैं वो भी यहां पर समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो केल्विन बेंसन साइकिल है इसे प्रस्तुत किसने किया। तो यहां पर नाम लिखा है जो केल्विन और एक नाम है बेंसन। केल्विन जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, बेंसन भी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो केल्विन तथा बेंसन और उनके सहयोगी थे, उनके सहयोगियों के द्वारा जो है सबसे पहले इस केल्विन बेंसन साइकिल अर्थात C3 साइकिल की खोजी। जो C3 प्लांट्स होते हैं वो यूजुअली डाइकॉट होते हैं, प्रायः कुछ अपवाद स्वरूप मोनोकॉट भी होते हैं, लेकिन प्रायः जो है डाइकॉट जो प्लांट होते हैं वो C3 प्लांट्स कहलाते हैं। उसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन वाला यौगिक होता है, इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं C3 साइकिल। नाम इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें पहला प्रोडक्ट जो है कार्बन जो है पहला प्रोडक्ट उसमें 3 कार्बन वाला यौगिक रहता है। केल्विन तथा बेंसन ने क्या किया, इन्होंने अपने प्रयोग के लिए एक पौधे का चयन किया और वो पौधा जो था इन्होंने अपना प्रयोग किया वो प्रयोग किया क्लोरेला पर, क्लोरेला नामक पौधे पर किया। और क्लोरेला जो पौधा है ये क्लोरेला पौधा यूनिसेलुलर या कह सकते हैं एक कोशिकीय रहता है और ग्रीन एल्गी है, ये एक हरा शैवाल है, ये ग्रीन एल्गी है। तो क्लोरेला नामक पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। तो अपने इस प्रयोग के कारण जो क्लोरेला इन्होंने पौधे पर किया, इन्होंने क्या किया अपने प्रयोग के लिए यहां पर जो कार्बन का प्रयोग किया वो एक रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक के द्वारा किया गया। और रेडियो एक्टिव ट्रेसर एक जो है कार्बन का इन्होंने चयन किया। तो इन्होंने CO2 का चयन किया, जो CO2 इन्होंने किया वो CO2 में जो कार्बन था वो 14 परमाणु भार वाला कार्बन था। अतः यहां पर ये जो है रेडियो एक्टिव जो है यहां पर परमाणु इन्होंने प्राप्त किया। अब इस रेडियो एक्टिव परमाणु के कारण, क्योंकि रेडियो एक्टिव परमाणु है तो रेडियो एक्टिव परमाणु के विशिष्ट गुण ये होते हैं कि इसको जैसे जैसे जहां जहां से जाएगा उसके जो कह सकते प्रतिलिपि है उस प्रतिलिपि को हम जो है आसानी से देख सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने जो है रेडियो एक्टिव ट्रेसर विधि से प्रयोग किया और उसमें उन्होंने जो क्लोरेला पौधा लिया उस क्लोरेला पौधे को उन्होंने CO2 प्रदान किया, वो 14 परमाणु भार वाला कार्बन उसमें सम्मिलित था। तो ये यहाँ पर अब ये जो यहाँ पर केल्विन बेंसन साइकिल है, ये केल्विन बेंसन साइकिल अगर देखा जाए तो एक जटिल प्रक्रिया इसमें आती है। सबसे पहले जो यहाँ पर केल्विन बेंसन साइकिल है उसके अगर स्टार्टिंग की बात करते हैं, ये तो समझ में आया कि CO2 में 14 कार्बन परमाणु भार वाला पौधे का नाम क्लोरेला है। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं कि यहां पर जो है कि कैसे कैसे स्टार्ट होता है। देखिए जो इसकी स्टार्ट होती है राइबोलोज 5 फास्फेट से स्टार्ट होती है। राइबोलोज 5 फास्फेट स्ट्रोमा वाले भाग में प्रेजेंट होता है और उसी स्ट्रोमा वाले भाग में डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो उस राइबोलोज 5 फास्फेट को धीरे धीरे परिवर्तित करके तब वहां पर सुक्रोज अर्थात जो है वहां पर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। सबसे पहले इसमें होता है कि जो पहली प्रक्रिया होती है फर्स्ट प्रोसेस होती है। इस फर्स्ट प्रोसेस में होता है सबसे पहले फर्स्ट फास्फोरिलेशन होता है। फर्स्ट फास्फोरिलेशन की प्रक्रिया होती है। फर्स्ट फास्फोरिलेशन की प्रक्रिया में होता क्या है कि जो यहां पर उपस्थित राइबोलोज 5 फास्फेट होता है, जैसे देखेंगे यहां पर
राइबोलोज 5-फॉस्फेट। ये जो राइबोलोज 5-फॉस्फेट होता है, अब चूंकि ये पूरी प्रक्रिया 6 चरणों में हो रही है, अर्थात यहां हम ले लेंगे 6 मॉलिक्यूल्स। कुल कितना लेंगे? 6 मॉलिक्यूल यहां पर ले लेंगे। अब यहां पर चूंकि फास्फोराइलेशन हो रहा है, तो यहां पर जो है एटीपी आकर के जुड़ेगा। अब एटीपी चूंकि 6 मॉलिक्यूल्स हो रहा, तो इसलिए यहां पर एटीपी की संख्या भी कितनी होगी? वो 6 होगी। अब यहां पर एक भी जो है एंजाइम की उपस्थिति में, अब उस एंजाइम का क्या नाम है? तो उसका नाम है, यहां पर चूंकि पेंटोज शर्करा है और फास्फेट यहां पर आकर के इससे जुड़ेगा, उसको नाम है फास्फोपेंटोकाइनेज। तो यहां पर जो एंजाइम रहेगा वो रहेगा फास्फोपेंटोकाइनेज। एंजाइम की उपस्थिति में ये जो एटीपी है, इसका एक फास्फेट निकल करके इससे जुड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 5वें जो कार्बन उस पर फास्फेट है, तो उसके पहले कार्बन पे जुड़ेगा और ये बना लेगा राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। कितने अणु बनेंगे? 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि 6 अणु है वो, और प्लस इसके साथ में 6 एडीपी यहां से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पहला यहां पर फर्स्ट फास्फोराइलेशन हुआ। अब ये क्वेश्चन दिमाग में कि एटीपी आया कहां से? तो हमने पहले का जो लाइट रिएक्शन पढ़ा था, उसमें हमने कहा था 3 एटीपी का नेट बेनिफिट होता है और इसके अलावा 2 NADPH2 बनता है। चूंकि पूरी प्रक्रिया 6 चरणों में हो रही है, तो यहां पर जो 6 एटीपी आया, इसका मतलब एक ही एटीपी यहां पर आया है। अभी 2 एटीपी हमारे पास शेष बचे हैं। दूसरी जो प्रोसेस होती है, यानी अब यहां पर दूसरी जो इसको कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। जो कार्बोक्सिलेशन होता है इस पूरी प्रक्रिया में, कार्बोक्सिलेशन में जो राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट है, ये राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट में आकर के CO2 जुड़ेगा और CO2 का अपचयन यहां पर होगा। ये क्या कर रहा है? ये CO2 एक्सेप्टर का कार्य करेगा। राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट क्या करेगा? वो CO2 एक्सेप्टर का कार्य करेगा। तो इसको लिख देते हैं राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। और चूंकि मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 6 मॉलिक्यूल्स है, तो ये चूंकि CO2 एक्सेप्टर है, तो CO2 आकर के से जुड़ेगा और CO2 अकेले ना आकर के बल्कि जल के साथ भी आएगा। तो चूंकि 6 मॉलिक्यूल्स है, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के भी 6 अणु और जल के भी 6 अणु यहां पर साथ में आएंगे। अब यहां पर जो एंजाइम होगा उसको नाम देंगे रूबिस्को। रूबिस्को कहते हैं, रूबिस्को का मतलब होता है राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। इस एंजाइम की उपस्थिति में, रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में, अब ये राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट और जो एक CO2 के 6 अणु, ये आपस में जुड़ते और टूट करके जो 5 कार्बन वाला परमाणु यौगिक था, अब वो 3 कार्बन वाले यौगिक में कन्वर्ट होता है और वो बन जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, चूंकि 6 अणु है, तो ये यहां पर टूटेगा, तो ये यहां पर बन जाता है कुल 12 अणु। तो 12 मॉलिक्यूल्स यहां पर जो बन करके आता है, जो है राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहां पर बनता है। तीसरा जो प्रोसेस होता है सेकेंड फास्फोरिलेशन की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। अब पूरा इसमें जो आकर के एक एटीपी जुड़ेगा। अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कितने मॉलिक्यूल्स है? 12 मॉलिक्यूल्स। ये ध्यान रखें, ये 6 चरण में ही चल रहा है, मॉलिक्यूल्स यहां पर डबल हो गया। तो ये यहां पर एटीपी आएगा, तो एटीपी की कितने अणु आएंगे? 12। क्योंकि हमने कहा 6 चरणों में चल रहा है, तो 6 दूनी 12, यानी 2 एटीपी यहां और 1 एटीपी यहां, कुल 3 एटीपी बना था लाइट रिएक्शन में, वो यहां पर यूज हो गया। अब यहां पर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एटीपी एंजाइम की उपस्थिति में, अब यहां पर हम नाम दे सकते हैं इसको, जो है फास्फोग्लिसरोकाइनेज। फास्फोग्लिसरोकाइनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ये जो फास्फोग्लिसरिक एसिड है, इसका एक फास्फेट आकर से जुड़ता है और ये बन जाता है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरोल।
ग्लिसरिक एसिड प्लस यहां पर 12 एडीपी बाहर निकल जाएगा। इस तरह से 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कुल 12 अणु यहां पर जो है बन जाते हैं। अब चौथा स्टेप आता है, चौथा स्टेप का नाम है रिडक्शन यानी अपचयन। रिडक्शन में क्या होता है, जो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड चूंकि रिडक्शन हो रहा है, अपचयन होगा, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आएगा। डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आएगा तो यहां पर रिड्यूस्ड कोएंजाइम आएगा और वो कोएंजाइम होगा NADPH2। अब ये क्वेश्चन दिमाग में कि ये कहां से आ गया, तो ये भी लाइट रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स बना था। चूंकि ये 12 अणु है, 6 चरणों में कुल 12 अणु है, ये 12 6 दूना 12 2 NADPH2 यहां पर आया। अब ये 2 NADPH2 यहां पर आया और एंजाइम जो यहां पर आता है वो होता है डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में अभी जो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है और ये अकेले ना करके डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहां पर साथ में आएगा H2O, क्योंकि साथ में H2O भी आता है। अब यहां पर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में, ग्लिसरैल्डिहाइड प्लस जो है ये बना 12 मॉलिक्यूल्स बनता है, प्लस इसके अलावा जो है 12 NAD ये बाहर निकल गया और प्लस इसके अलावा जो है 12 फास्फेट H3PO4 भी बाहर निकला। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 फास्फेट है, वहां पर हमने एक ही फास्फेट लिखा है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब ध्यान देना कि ये बन गया कुल 12 मॉलिक्यूल्स। ये क्या बन गया, 12 मॉलिक्यूल्स बन गया। इसको हम अलग से अगर लिख लें यहां पर 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड की अगर हम लोग बात करें तो इसके हमें कुल कितने मॉलिक्यूल्स प्राप्त हो गए हैं, कुल यहां पर जो है 12 मॉलिक्यूल्स प्राप्त हो गए। अब इस 12 मॉलिक्यूल्स में एक जो है सिंपल कॉम्प्लेक्स के द्वारा, सिंपल कॉम्प्लेक्स चलेगा, वो सिंपल जो है यहां रिएक्शन होगा, सिंपल रिएक्शन, और एक यहां पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के थ्रू होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन चलेगा। अब सिंपल रिएक्शन होता है, इस सिंपल रिएक्शन में इसके कुल 2 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कुल 10 मॉलिक्यूल यूज होते हैं। अब ये सिंपल रिएक्शन है, इस रिएक्शन के द्वारा यहां पर बनेगा शुगर, अभी हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, शुगर बनेगा। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है इससे पुनः जो है, जो हम लोग यहां से चले थे जहां से राइबोज 5-फास्फेट, इस राइबोज 5-फास्फेट के 6 अणु यहां पर प्राप्त हो जाएंगे फिर से। तो राइबोज 5-फास्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स यहां पर हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो इस चीज को ध्यान देना है कि अभी लोग अगले पढ़ेंगे सेक्शन ए सेक्शन बी, इसको हम सेक्शन ए मानते हैं, सेक्शन ए, और ये होता है सेक्शन बी, सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में क्या रहेगा कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स एक सिंपल रिएक्शन के थ्रू, एक सिंपल इक्वेशन के थ्रू जो है शुगर का 1 मॉलिक्यूल्स बनाएगा, जबकि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है एक डिजनरेशन करेगा, रीजनरेशन ऑफ राइबोज 5-फास्फेट बाय एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दैट इज आल्सो नोन एज सेक्शन बी। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले सेक्शन ए। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। तो अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए, सिंपल रिएक्शन। देखिए हमें पहले था सिंपल रिएक्शन में कुल 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर यूज होगा, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के कुल 12 मॉलिक्यूल्स बने हैं, जिसमें से सिंपल रिएक्शन जो होगा, इस सिंपल रिएक्शन की हम लोग बात करें यानी सेक्शन ए भी जिसको कह सकते हैं, इसके थ्रू यहां पर जो है 2 मॉलिक्यूल्स यूज होगा, यानी शेष हमारे पास इसके बाद बच जाएगा 10 मॉलिक्यूल्स। तो इसके हम लोग बात करें, अभी हम लोग बात करेंगे 2 मॉलिक्यूल्स की, यानी सेक्शन ए, यानी यहां पर जो है क्या होगा, ये यहां पर सिंथेसिस ऑफ कह सकते कार्बोहाइड्रेट या सिंथेसिस या बायोसिंथेसिस फेज भी इसको नाम से जानते हैं। जो सिंपल रिएक्शन है इसे हम लोग जो है बायोसिंथेसिस फेज, जैसा कि ऊपर हमने लिखा है बायोसिंथेसिस फेज होता है। क्यों होता है बायोसिंथेसिस फेज कहते हैं,
क्योंकि इसको कहते हैं सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहां पर जो है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है एक सिंपल रिएक्शन के द्वारा। तो सबसे पहले क्या करते हैं वही स्टार्ट करते हैं। जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, इस 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड चूंकि 2 मॉलिक्यूल्स हमने कहा कि इसमें यूज होगा, लेकिन यहां पर ये आएगा पहले 1 मॉलिक्यूल्स। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है ये यहां पर आएगा, और यहां पर एंजाइम जो यूज होगा उस एंजाइम का नाम है ट्रायोज आइसोमेरेज। ये ट्रायोज आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है ये 3 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का 1 मॉलिक्यूल्स बना लेता है। क्योंकि 1 मॉलिक्यूल्स का यहां पर यूज हुआ है कि ये यहां पर जो है आइसोमराइजेशन के द्वारा आइसोमेरिक एंजाइम की उपस्थिति में विद द हेल्प ऑफ ट्रायो आइसोमेरिक एंजाइम दे प्रोड्यूस 3 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 1 मॉलिक्यूल्स। इसके बाद क्या करेंगे, उस 3 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो यहां पर लिया गया है 3 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो 1 मॉलिक्यूल्स बना था उसको यहां पर यूज करेंगे, कंज्यूम होगा, प्लस 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है 1 मॉलिक्यूल जो शेष बचा था वो भी यहां पर कंज्यूम हो गया। इस तरह से 1 मॉलिक्यूल्स यहां पर 1 मॉलिक्यूल्स यहां 2 मॉलिक्यूल्स इसके कंज्यूम हो गए। अब 3-3 कार्बन वाला यौगिक है, तो ये 3-3 कार्बन वाला यौगिक यहां पर एक एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये बना लेगा 6 कार्बन वाला यौगिक फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का 1 मॉलिक्यूल्स बना लेगा। अब ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, यहां पर फॉस्फेटेज एंजाइम आएगा, फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फेटेज एंजाइम अकेले ना करके प्लस साथ में H2O भी लाएगा, और ये क्या करेगा एक फॉस्फेट को यहां से निकाल देगा और ये बचेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। चूंकि ये मॉलिक्यूल्स की संख्या 1 है, 1 मॉलिक्यूल्स, तो ये भी यहां पर 1 मॉलिक्यूल्स रहेगा, और प्लस यहां पर H3PO4 एक फॉस्फेट निकल जाएगा। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है इसका पूरा आइसोमराइजेशन होगा। जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट में, आइसोमराइजेशन होगा फॉस्फेट, और इसका आइसोमराइजेशन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में हो जाएगा। अब इसमें से जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का 1 मॉलिक्यूल्स है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का 1 मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों आपस में मिलेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस ग्लूकोज, यहां पर 6 फॉस्फेट भी लिख सकते हैं, ध्यान रखें चाहे 1 फॉस्फेट या 6 फॉस्फेट, प्लस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, दोनों आपस में जुड़ेंगे 1 मॉलिक्यूल्स, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में पूरी प्रक्रिया होगी, फॉस्फेटेज, और इस तरह से सुक्रोज का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल्स फ्रक्टोज के 1 मॉलिक्यूल से जब जुड़ता है सुक्रोज बनता है, जब ग्लूकोज जुड़ता है तो माल्टोज बनता है, जब ग्लूकोज गैलेक्टोज जुड़ता है तो लैक्टोज बनता है। सुक्रोज का 1 मॉलिक्यूल बनेगा, और इसके अलावा यहाँ पर H3PO4 जो है वो यहां से बाहर निकल जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इस तरह से सुक्रोज यानी कि हम यहाँ पर जो संचित भोज्य पदार्थ है, जो ये क्या नाम है, जो पौधे का भोजन होता है सुक्रोज के फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज के फॉर्म में यूज होता है, और स्टार्च के फॉर्म में वो जो है उसको स्टोर करता है।
तो इस तरह से सेक्शन ए में जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 12 अणु थे, उस 12 अणु से के जो 2 मॉलिक्यूल से, उस 2 मॉलिक्यूल से एक सिंपल रिएक्शंस के थ्रू या सिंपल इक्वेशंस के थ्रू जो है सुक्रोज का 1 मॉलिक्यूल्स यहां पर हम लोग फॉर्म कर लेते हैं और इस तरह से सुक्रोज का 1 मॉलिक्यूल्स बन जाता है। ये था सेक्शन ए। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन बी की। तो अब बात करते हैं सेक्शन बी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इस रिएक्शन के थ्रू जो है यहां पर रिजनरेशन ऑफ राइबोलोज 5-फॉस्फेट यानी राइबोलोज 5-फॉस्फेट का पुनः उत्पादन होता है। इसको हम लोग रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हमने बताया कि कुल 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड था, जिसमें सिंपल जो इक्वेशन था उसके थ्रू जो है जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड वो यूज होकर के सुक्रोज का 1 मॉलिक्यूल्स बनाया। अब जो शेष बचे हुए 10 मॉलिक्यूल्स है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, उसी 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के थ्रू रिजनरेशन होगा। किसका होगा? राइबोलोज 5-फॉस्फेट के 6 अणु थे, उसका निर्माण यहां पर होगा। तो ये यहां पर पूरी प्रक्रिया सेक्शन बी में देखते हैं। तो कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले देखेंगे कि जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड था, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड इसके कुल 4 मॉलिक्यूल्स यहां पर काउंट करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसको हम लोग PgAl के नाम से भी जानते हैं, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को PgAl भी कहते हैं। यहां पर एक एंजाइम आएगा जिसका नाम होगा ट्रायोज आइसोमेरेज। इस ट्रायोज आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये कन्वर्ट हो जाएगा 3-डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के कुल 4 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि 4 मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो है डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट के कुल 4 मॉलिक्यूल्स यहां पर बनेगा। अब उस 3-डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट की अगर हम लोग बात करें तो 3-डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट है हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसके केवल 2 मॉलिक्यूल्स, 4 में से केवल 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बचा रहेगा, वो भी आगे यूज होगा। 3-डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स और पुनः जो है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं PgAl। इसको हम लोग PgAl भी कहते हैं, PgAl के नाम से जानते हैं, और इसको जो है DHAP के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, इसको हम लोग DHAP कहते हैं और इसको PgAl कहते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब इसके उपस्थिति में दोनों आपस में जुड़ते हैं और यहां पर एक जो है फॉस्फेटेज एंजाइम आता है, फॉस्फेटेज एंजाइम आएगा। फॉस्फेटेज एंजाइम आता है और ये कन्वर्ट हो जाता है 3-6 कार्बन वाला यौगिक, यानी इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स है, और ये बन जाता है फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट के कुल 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर बन जाते हैं। तो इस तरह से फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट यहां पर बनता है। इसको हम एल्डोलेज एंजाइम कह सकते हैं, एल्डोलेज एंजाइम यूज करेंगे क्योंकि यहां पर वो मुक्त नहीं हो रहा है, एल्डोलेज। अब जब फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट है, यहां पर फॉस्फेटेज एंजाइम आएगा, फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर आएंगे, और ये यहां पर जो है प्लस H2O, कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स यूज होगा, और फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में एक फॉस्फेट निकल जाएगा और ये शेष बचेगा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स और प्लस यहां पर 2H3PO4 बाहर निकल जाएगा। अब इसके बाद जो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का जो 2 मॉलिक्यूल्स है, पुनः जो है यहां पर देखिए 4 मॉलिक्यूल्स यहां यूज हुआ है, 2 मॉलिक्यूल्स यहां यूज है, अभी केवल 6 मॉलिक्यूल यूज हुआ 10 मॉलिक्यूल्स में से। पुनः 3PgAl आएगा, 3PgAl फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के
2 मॉलिक्यूल्स, यानी कुल 8 मॉलिक्यूल्स यहां पर समाप्त हो गए, यूज हो गए। अब 3 फास्फोग्लिसराइड आएगा, यहां पर एंजाइम होगा ट्रांसकीटोलेज, कीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये यहां पर आपस में जुड़ेगा, 6 कार्बन और 3 कार्बन जुड़ेगा तो 9 कार्बन बनेगा। 9 कार्बन का यौगिक नहीं है तो एक 5 कार्बन का यौगिक बना लेगा और एक 4 कार्बन का यौगिक बना लेगा। तो इस तरह से यहां पर जो है एक यहां पर सबसे पहले जाइलोज 5 फास्फेट बनेगा, 5 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स प्लस इरिथ्रोज 4 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर बन जाएगा। अब जो इरिथ्रोज 4 फास्फेट है, ये इरिथ्रोज 4 फास्फेट का पुनः यूज होगा। इरिथ्रोज 4 फास्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स बना है, 2 मॉलिक्यूल्स यूज किया। अभी तक हम लोग देखेंगे कि डाइहाइड्रोक्सिस्टोन फास्फेट के केवल 4 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल्स ही कंज्यूम हुआ है। अभी शेष 2 मॉलिक्यूल्स बचा तो वो 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर इसको यूज कर लेंगे, प्लस 3 DHAP यहां पर आ जाएगा, उसको लोग डाइहाइड्रोक्सिस्टोन फास्फेट कहते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स बचा था वो यहां पर कंज्यूम हो गया। अब 4 कार्बन वाला यौगिक है और 3 कार्बन वाला यौगिक है, दोनों जुड़ करके 7 कार्बन वाला यौगिक यहां पर बनेगा। कितना बनेगा, 7 कार्बन वाला यौगिक यहां पर बनेगा। तो यहां पर भी जो यूज होगा उसको हम लोग नाम देंगे ट्रांसकीटोलेज ही कह सकते हैं यहां पर। तो ये यहां पर इरिथ्रोज 4 फास्फेट और डाइहाइड्रोक्सिस्टोन फास्फेट से ये यहां पर बना लेगा सीडोहेप्टुलोज 1, क्योंकि 7 कार्बन वाला यौगिक है तो 17 डाइफॉस्फेट बनेगा, डाइफॉस्फेट का 2 मॉलिक्यूल्स बनेगा। अब जो सीडोहेप्टुलोज 17 डाइफॉस्फेट है, सीडोहेप्टुलोज 17 डाइफॉस्फेट, क्या ट्रांसकीटोलेज लिख सकते हैं, ट्रांसकीटोलेज। अब सीडोहेप्टुलोज 17 डाइफॉस्फेट है, यहां पर आएगा H2O के साथ में, चूंकि 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सीडोहेप्टुलोज 17 डाइफॉस्फेट, तो यहां पर H2O के 2 और ये फास्फेटेट एंजाइम की उपस्थिति में पूरी प्रक्रिया होगी, फास्फेटेट एंजाइम, और ये इसमें से फास्फेट निकल जाएगा और ये बचेगा सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट बचेगा और प्लस H3PO4 के 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर निकलेंगे, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स में पूरी प्रक्रिया है। अब जो सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट है, सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट है, 7 कार्बन वाला यौगिक है, फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स, ये यहां पर अभी देखिए हमने क्या कहा, 4 मॉलिक्यूल्स यहां कंज्यूम हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स यहां, 4 तो 6 मॉलिक्यूल्स कम कंज्यूम हुए, 4 तो 6 2 8 मॉलिक्यूल्स हुए, अभी 2 मॉलिक्यूल्स बचा है, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर आ जाएगा। 3PgAl का जो 2 मॉलिक्यूल्स बचा था वो भी यहां पर कंज्यूम हो गया। इस तरह से 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसराइड यहां पर यूज हो गया। और अब ये 7 कार्बन वाला यौगिक है, ये 3 कार्बन वाला यौगिक है, तो 7 3 10 कार्बन वाला यौगिक हुआ। ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 7 3 10 ना बन करके तो 5 कार्बन वाला 2 यौगिक बनेगा। एक यहां पर बन जाएगा राइबोज 5 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स प्लस जाइलुलोज 5 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स। ध्यान से देखेंगे अभी तक इस जाइलुलोज 5 फास्फेट का कहीं पर यूज नहीं हुआ है, कहीं पर भी ये यूज नहीं हुआ है, तो अभी इसको शेष हमारे पास बचा। अभी हम बात करते हैं इसके पहले राइबोज 5 फास्फेट। अब ये राइबोज 5 फास्फेट है, राइबोज 5 फास्फेट। अब यहां पर
पेंटोज आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में, पेंटोज आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में, पेंटोज आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में चूंकि 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर राइबोलोज 5 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर बना लेगा। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स बन गया। अभी बचा क्या है? जाइलोज 5 फास्फेट। तो 2 मॉलिक्यूल्स यहां है और 2 मॉलिक्यूल्स यहां है। अभी यहां पर जो जाइलोज 5 फास्फेट है, 5 फास्फेट, तो 2 4 मॉलिक्यूल्स है इसके, 4 मॉलिक्यूल्स। ये यहां पर पेंटोज एपीमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में, एपीमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये यहां पर बना लेता है राइबोलोज 5 फास्फेट के 4 मॉलिक्यूल्स। तो अब देख रहे हैं कि 4 मॉलिक्यूल्स यहां, 2 मॉलिक्यूल्स यहां, 6 मॉलिक्यूल्स कुल राइबोलोज 5 फास्फेट के बन गए, जैसा कि स्टार्टिंग में था। तो इस तरह से यहां पर क्या हुआ? रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज 5 फास्फेट, जो 6 अणु थे राइबोलोज 5 फास्फेट के, उसका भी निर्माण हो गया और अब ये प्रक्रिया पूरा स्टार्ट हो जाती है। तो ये पूरा जो टॉपिक था, ये डार्क रिएक्शन था। इस डार्क रिएक्शन के द्वारा देखिए कि किस प्रकार से जो है शुगर यानी सुक्रोज का निर्माण हुआ। इसके अलावा जो है जो शेष 10 मॉलिक्यूल्स 3 फॉस्फोग्लिसराइड के बचे थे, उसके द्वारा पुनः जो है 3 जो राइबोलोज 5 फास्फेट है उसके 6 अणु पुनः जो है इस थ्रू जो है प्राप्त हो गया। तो इस तरह से जो पूरी प्रक्रिया थी, यानी CO2 और H2O ये आपस में मिल करके ग्लूकोज का एक अणु बना लेते हैं और इसके अलावा ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं और पूरा ये प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि पूरा उसमें राइबोलोज 5 फास्फेट का उत्पादन होता रहता है। इस प्रकार से डार्क रिएक्शन की प्रक्रिया समाप्त होती है। अब बात करते हैं पूरे जो फोटोसिंथेसिस है उसके समरी की। अगर उसकी समरी देखा जाए, जैसे कि हम जो है जब लाइट रिएक्शन में पढ़ा रहे थे, तो लाइट रिएक्शन हमने जो है इस ग्रेनर वाले भाग में इसको समझाए थे। वहां पर हालांकि हमने 4H2O यूज किया था, क्योंकि अभी हमने जस्ट पढ़ाया है कि जो डार्क रिएक्शन है उसमें जो राइबोलोज 5 फास्फेट है वो 6 मॉलिक्यूल्स में चलता है। तो इसको हम इंटू 6 कर देंगे, तो 4 × 24 24H2O यहां पर हम लोग लिख लेंगे। तो जो 4 मॉलिक्यूल्स था उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और वो वहां पर 24 कन्वर्ट हो गया। तो उसी को हमने यहां पर ले रहे हैं। अगर देखेंगे तो हमारे जो पिछला वीडियो है उस पिछले यानी लाइट रिएक्शन वाले वीडियो में इस चीज को 4H2O के रूप में दर्शाया गया है। उसी चीज को यहाँ पर चूंकि समरी ले रहे हैं, तो समरी में हम उसको एक इक्वल फॉर्म में लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 24H2O यहाँ पर यूज किया। ये 24H2O जो है विखंडित हुआ और ये होकर के 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन एंड 24 हाइड्रोजन आयंस के रूप में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा हमने जो है अपने ग्रेनम वाले यानी लाइट वाले भाग में 18 ADP यानी कि 3 मॉलिक्यूल 36 × 6 करेंगे तो 18 बन जाएगा। 18 ADP IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ क्रिया किया और 18 ATP का फॉर्मेशन वहां पर हुआ था। यानी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनाता है और एक से, लेकिन चूंकि जो प्रोसेस है उसमें 6 मॉलिक्यूल्स चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इंटू 6 कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर 18 ATP बनता है। इसके अलावा जो 24 हाइड्रोक्सिल आयन है, ये 24 जो है OH में कन्वर्ट होता है और साथ में 24 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव हो जाता है। और इसके अलावा इसी में जो है इसी जो लाइट रिएक्शन इसी में 12 NADP यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 6 है तो 2 × 6 तो 12 NADP और प्लस 24 जो यहाँ पर प्रोटॉन है और 24 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है, ये आपस मिल करके यहाँ पर 12 NADPH2 का फॉर्मेशन करते हैं। NADPH2 भी इसको कह सकते हैं या NADPH पॉइंट H पॉजिटिव के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो 24 हाइड्रोक्सिल यानी 24 OH है, ये 24 OH जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है 12H2O और प्लस 6 O2 में। ये रिएक्शन यहाँ पर प्राप्त हो रहा है हमें लाइट रिएक्शन से, यानी कह सकते हैं कि जल के जो जल है उस जल का घटन हुआ, फोटोलाइसिस हुआ, उस वाटर के फोटोलाइसिस के थ्रू जो है यहाँ पर O2 रिमूव हुआ और साथ में कुछ मात्रा में यहाँ पर H2O भी रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 12H2O यहाँ पर बना है, लेकिन इस 12H2O को अगर हम देखेंगे तो अभी यहाँ पर वो कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से क्या डार्क रिएक्शन में हम लोग चलते हैं। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, 6CO2 यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड, हमने पहले बताया अभी डार्क कार्बोक्सिलेशन वाले प्रोसेस में डार्क रिएक्शन के, उसमें 6CO2 और 18 ATP, चूंकि ये ATP कहां से आया,
ये एटीपी यहां से यूज हो गया, ठीक है। NADPH2 कहां से आया, ये NADPH2 यहां से यूज हो गया और इससे क्या बन गया C6H12O6 + 6H2O और 18 ADP + 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और 12 NADP। ये तो रिड्यूस्ड को एंजाइम है, ये तो बाहर निकल जाएगा फिर से वो जो ऑक्सीडेशन कर लिए ये रिडक्शन के लिए, और ये ADP ATP बनाने के लिए फिर से चला जाएगा इसी रिएक्शन में। बाकी बचा क्या C6H12O6 और 6H2O यहां पर शेष बचता है। अब इसका देखते हैं कंप्लीट प्रोसेस को देखते हैं तो 6CO2 और प्लस 12H2O, ये 12H2O कहां से मिला है, ये यहां से मिला है। चूंकि ये लाइट रिएक्शन वाला है, ये 12H2O यहां पर आया, 12H2O लाइट की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट में पूरी प्रक्रिया, चूंकि ये ग्रेनम में हुआ, ये स्ट्रोमा में हुआ क्लोरोप्लास्ट के, और इसके समरी को देख रहे हैं तो यहाँ पर 12H2O लाइट या क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में, क्लोरोप्लास्ट में लाइट की उपस्थिति में C6H12O6 जो हमने जो है जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के सिंपल रिएक्शन के थ्रू बनाया था वो प्राप्त हो गया, और 6 मॉलिक्यूल H2O यहाँ पर जो है मुक्त होता है, और 6O2 जो यहाँ पर बना है ये यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थे, उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हम लोग एक समरी में, एक लाइन में यहाँ पर यूज कर लेते हैं, और जो पूरी ये जो लाइन होती है इसको डिटर्मिनेट करने के लिए, पूरा इसको जो है देखने के लिए हम पूरा जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन यहाँ पर पढ़ चुके। तो ये हम लोग का पूरा जो प्रोसेस था वो था फोटोसिंथेसिस। धन्यवाद।